क्योंकि ये तो बैलों की घंटियां बोलती हैं यहाँ, नदी नालों 100 100 150 से भी अधिक चट्टानों से टकराती हुई हमारी नदियाँ जब पहुँचती हैं, जड़ी बूटियों के साथ पहुँचती हैं, उनमें स्वर गूंजते हैं। घसियारी जब घास जाती है तो उनके घास के पीछे एक छुणकी लगी होती है, छुणकी वाली दातुड़ी, वो बाजती है। आप हल लगाता हुआ किसान, उसके कंठ से स्वर फूटते हैं। यहाँ कोयल गाती हुई मिलती है। राजे राजेश्वरी माता सकला भवानी मेरी माता। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ मेरे इस इंटरव्यू में आज उत्तराखंड के जो बहुत ही महान विभूति बोलेंगे हम तो, क्योंकि हम इनके आगे बहुत ही छोटे से हैं, और पद्म श्री प्रीतम भरतवाण जी हैं। और मैं उपेंद्र रावत स्वागत करता हूं उनका अपने चैनल बुरांस में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बुरांस में। धन्यवाद उपेंद्र रावत जी। और बुरांस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमने देखा आपको, मतलब हमने बचपन से आपको सुना है। जब हम लोग पैदा हुए हैं तब से हमने आपके गानों को सुना है, और मतलब काफ़ी सुना है, काफ़ी देखा है। तो जो ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और आप ऐसे फैमिली से आते हैं जिनको एक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। हम पूरे डिटेल में ना जाके हम ये जानेंगे आपकी आपने जो ये फील्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको छोड़ते जा रहे थे, आपको जो हम जिस संस्कृति को छोड़ते जा रहे थे, आपने उसी को अपना एक पैशन बनाया, अपना एक करियर के रूप में लिया। रावत जी, हमारी संस्कृति अपने आप में रिच है, बहुत धनी संस्कृति है। हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व तो बहुत स्वाभिमानी है। हम लोग देवी देवताओं के साथ साथ जड़, चेतन, वनस्पति, वायु और इन सब का मनन और चिंतन, पूजन करते हैं। जी जी। तो किन्हीं कारणों से जैसे हमारे ढोल, दमों, जागर, पवाड़े, ये जो अनुष्ठानिक रूप से केवल घरों तक सीमित रह गए थे, वो भी कुछ घरों तक। हाँ जी। उस परिस्थिति में अगर इस कार्यक्रम को करने की कोशिश की गई है, तो मेरा ये, जैसे आपने कहा, एक तो पारंपरिक रूप से घराना ही ऐसा था कि माँ जी, पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम लोग औजी मिरासी परिवार से हैं। तो वो वंशानुगत एक नेचुरल ब्लड में आ गया वो भी था। और मैं बचपन में अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि आप अपने संस्कारों को मत भूलिए। फिर आकाशवाणी या विभिन्न माध्यम उस ज़माने में जो थे, ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से या इन माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा। तो मैंने अपने जागरणों को निरंतर, अपने ढोल, दमों, अपने पारंपरिक वाद्यों को सुना हुआ था बचपन, बाल्यकाल से। क्योंकि हमारी तो सुबह ही देवी देवताओं की नौबत बजाने से होती है। बिल्कुल। तो जो बाल्यकाल में हमारे कान पे आ रहा है, और बच्चे जो अपने पिताजी को देखते हैं वो सीखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। साथ में ये होता है कि वो हेरेडिटरी, मतलब वो जो वंशानुगत परंपरागत संस्कार वो आ गए। तो इसलिए वो अपने श्रृंगार रचनाओं, मूल रूप से तो मैं श्रृंगार मैंने ज़्यादा गाए, लेकिन उसके साथ साथ अपने जागरों को मैं गाता गया, जो कालांतर में जागर ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि वो लुप्त प्राय हो रहे थे। हाँ जी। इसलिए उसका थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया कि भाई प्रीतम भरतवाण इसका एक हेतु बना। और ये मैं नहीं बना, बल्कि ये माँ भगवती सुरकंडा बनी, 4 धाम पंच प्रयाग बने। उन देवताओं की कृपा है जिन्होंने मुझे इस निमित्त बनाया। जी बिल्कुल। तो सर, जैसे आपको मतलब जागर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ढोल सागर के नाम से भी आपको जाना जाता है, और आपने अपने जो ढोल सागर को विदेश तक पहुंचाया है। तो सर, इसकी जो ढोल एक्चुअली क्या है कि हम अपने ही जगह पे, अपने ही मतलब उत्तराखंड में इन चीज़ों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और आपने इसको मतलब इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो मतलब इसके पीछे क्या कारण है आपको कि आपने जैसे जैसे ढोल सागर को आगे बढ़ाना, मतलब क्या आपके दिमाग में रहा कि ये चीज़ है ना? क्योंकि दुनिया में हमारे गांव में, मैं जब मात्र 6 साल की उम्र थी मेरी जी, तो उस समय हमारे गांव में 70 के दशक में
उस समय हमारे एक मामा जी की शादी हुई, मुरलीदास उनको बोलते थे। जी जी जी। और मसूरी के समीप, क्योंकि मसूरी के पास हमारा गांव है, सुरकंडा देवी मंदिर जी जी। के बिल्कुल चरण स्थली हाँ जी। भगवती जगदम्बा की कृपा से हम वहाँ पर हमारा गांव है। तो हमारे गांव में जब कोई मेरे मामा जी की शादी थी तो उसमें कुछ अंग्रेज आ गए। अच्छा अच्छा। तो मेरे मामा जी के दोस्त कोई अंग्रेज थे जो मसूरी रहते थे। अच्छा। तो वो सारे, क्योंकि उसमें सारे कलावंत थे, सारे बहुत विद्वान, सारे सारे ऐसे ऐसे जागरी कंठ, गीता जागर मूल रूप से रावत जी गीत है, उसको गीत ही कहेंगे। जी जी जी। उसमें देवी देवताओं की बात होती है। अच्छा। और गायकी जरा उसमें ऐसी होती है कि तो थोड़ा सा मुश्किल से गायकी होती है, जो सामान्य तौर पर नहीं गाई जाती है, जो जिसमें कंठ कुदरती कंठ हो, कोई सीखा हुआ हो, वो तब जा करके वो गाया जाता है। तो जागर का इसलिए उसको जागर बोलते हैं कि भाई जागृत कर दे किसी चीज़ को, तो वो वाला गीत है वो। तो वो जो अंग्रेज जब आए तो हमारे यहाँ उस समय हमारी मामी का जहाँ मायका था, तो हमारे मामी के मायका वालों के दोस्त अंग्रेज थे, मामा के दोस्त थे, तो सारे, तो वहाँ पर अंग्रेज लोगों ने, वो उस ज़माने में ये कैमरा तो नहीं होते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे, छोटे छोटे वॉकमैन टाइप के, उसमें रिकॉर्ड करना। फिर सारे लोगों की उन्होंने एक प्रतियोगिता कराई, शादी के बाद दूसरे दिन सारे जितने वहाँ पर दास थे। अच्छा अच्छा। और सब ने, मेरे पिताजी थे, चाचा जी थे, कई लोग थे, रिश्तेदार थे। तो एक तरह से वो ढोल सागर के विद्वानों की बारात थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। फिर मैं छोटा बच्चा था और 6 साल की उम्र में ही मैंने अपने पिताजी के साथ, जैसा मैं हर जगह ये बताता हूँ कि मैं अपने पिताजी के साथ थाली बजाया करता था, तो उस समय मैंने वो बड़ा मेरे मन में पड़ा कि ये अंग्रेज, ये गोरे लोग हैं, ये हमारे उसमें कल्चर में इतनी रुचि अगर ले रहे हैं तो कोई बात है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है। तो मैंने छोटे उम्र में ढोल, क्योंकि मैं गले में टांग नहीं सकता था, मैं छोटा था, तो मेरे आगे से पकड़ के रखा, मैंने बजाया, तो वो बड़े प्रभावित हुए गोरे लोग। अच्छा अच्छा। और वो आगे चल करके मेरा शौक़ बना। मैंने पढ़ाई लिखाई के बाद ऑडियो कैसेट्स बनाई, रेडियो स्टेशन से अपने गायन में पास हुआ। और प्रत्येक बार जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए जाता था, एक जागर गाता था। अच्छा, लेकिन रिसर्चर्स जो हैं, जो शोध करता है विदेश के, उनमें भारतवर्ष में जब भी आते हैं तो वो मूल की तरफ जाते हैं। अच्छा, मूल की तरफ जाएंगे। हाँ, ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने गंगा के उद्गम का पता करना है तो गौमुखी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यमुना जी का उद्गम का पता करना है तो कालिंदी पर्वत पे ही जाएंगे। जी बिल्कुल। तो वो लोग फिर उसमें से कई आए, कई प्रोफेसर थे, फिर एक डॉक्टर फीयल थे। अच्छा। वो लोग, उन्होंने कम से कम उत्तराखंड के 100 से अधिक गुरुओं के पास गए। अच्छा। और सीखा। फिर वो मेरे भी शिष्य रहे, वो मेरे पास भी आए। वो उन्होंने जब देखा कि ये गा भी अच्छा रहा है, इसके पिताजी, मेरे चाचा जी भी उस समय हम बिल्कुल यंग थे, तो उनको सुनाया। फिर उन्होंने तीसरी पीढ़ी की बात सुनी, बुजुर्गों की बात सुनी, तो उनको लगा कि ये जो है प्रीतम जो है भरतवाण, ये गायन के साथ साथ बता भी अच्छा सकता है। और फिर 2003 में सबसे पहले हमारा ढोल विदेश से बाहर गया, ओमान में। हाँ जी। और उसके बाद दुबई, उसके बाद तो पूरे वैश्विक, आज तो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में। 2009 में मैं पहली बार अमेरिका गया और तब से निरंतर ये बना हुआ है। तो हमारा जो ढोल है बेसिकली वो स्पिरिचुअल वाद्य यंत्र है, कोई साधारण तो है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस ढोल से, जिस जागर से, जागर का सहायक वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल, डमरू, थाली, दमऊ। जागर भी कई तरह के होते हैं, अनुष्ठानिक जागर होते हैं। जी। और ऐसे जागर होते हैं जो केवल मनोरंजनार्थ गाए जाते हैं, अपने सुख के लिए गाए जाते हैं, अपने ऐश्वर्य के लिए गाए जाते हैं। तो इनमें जो नेचुरल, क्योंकि सबसे पहला श्रोता आदमी स्वयं का अपने आप होता है कि मैं जब गा रहा होता है और 50 लोग आपको कहने लगे आप अच्छा गाते हैं, तो आपका एप्रिसिएशन तो हो गया ना, फिर आप अच्छा करने लगेंगे। तो वो परंपरा चली आ रही है। और आज ये सौभाग्य की बात है कि पूरी देश दुनिया, आज पहाड़ के लड़के, नौजवान लड़के ढोल और जागर गा रहे होते हैं, मंचों पे जागर गाए जाने लग गए हैं, वो ताले बजाए जाने लग गए हैं, ढोल की तालें ढोलकों में बजाए जाने लग गई है। कई रिदमिस्ट आज उसी में व्यस्त हैं। कई जागर गाने की और पंवाड़ा गाने की कोशिश कर रहे हैं।
कई अपनी गायन शैली में जाकर को ढाल रहे हैं। और कई तो अगर इस क्रांति के लिए भगवान ने मुझे, इस उदय के लिए भगवान ने अगर मुझे माध्यम बनाया है, मेरे इष्ट देवी देवताओं ने, पितृ देवताओं ने, तो ये उस परमात्मा की बड़ी कृपा है। माँ भगवती जगदम्बा के हम दास ही हैं सुरकंडा के, और उस समाज की बड़ी कृपा है जो समाज मुझे सुनता है, जो उत्तराखंड का पहाड़ी समाज, जो उत्तराखंड के हिमालय पुत्र कहूँगा मैं उन्हें, वो मुझे सुनते हों, चाहे उत्तराखंड का कोई भी हिस्सा। तो सर एक चीज़ आती है कि अब देखो आप विदेश तक पहुंच गए अपने ढोल सागर को लेके, अपने जागर को लेके, बात करते हैं कि हमारी संस्कृति मतलब पीछे जा रही, पीछे सर पीछे कहाँ जा रही? हम तो विदेश पीछे नहीं, हाँ नहीं जा रही है राव जी। वो अगर इस तरह का कोई बोलता है तो वो मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। देखो जी, आज एक्सपोजर प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। आपके पास इस समय यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। इनके नुकसान भी हैं तो फायदे भी हैं। इनके अंदर भ्रामक जानकारियां भी आती हैं तो उपयोगी जानकारियां भी आती हैं। आपके वेबसाइट्स के माध्यम है। और आज वो हमारे हाथ में मोबाइल है तो दुनिया हमारे हाथ में है, ये समझ लीजिए। आप जो गूगल जैसा सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट जैसा सर्च इंजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे पास आज दुनिया में कंपेरेटिवली, तुलनात्मक ढंग से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। बिल्कुल। तो अगर अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई हमारी भारतीय फिल्में हॉलीवुड का, अगर ये कहें कि भारतीय फिल्में हॉलीवुड के बराबर नहीं आंकी जाती हैं, सभी जानते हैं, तो इसका मतलब भारतीय फिल्मों का अस्तित्व कम थोड़ी है। बिल्कुल। फिर भारतीय फिल्मों से ज़्यादा दक्षिण भारतीय फिल्में मानी जाती हैं कि भाई वो फिल्में बहुत अच्छी हैं। प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक इकाई का महत्व होता है। और देवभूमि की जहाँ तक बात है, देवभूमि का लोक संगीत तो कभी छोड़ने हो ही, उसका क्षरित तो हो ही नहीं सकता हो, क्योंकि ये तो बैलों की घंटियाँ बोलती हैं यहाँ, नदी नालों, 100-150 से भी अधिक चट्टानों से टकराती हुई हमारी नदियाँ जब पहुँचती हैं, जड़ी बूटियों के साथ पहुँचती हैं, उनमें स्वर गूंजते हैं। घसियारी जब घास जाती है तो उनके घास के पीछे एक छुणकी लगी होती है, छुणकी वाली रातुड़ी, वो बाजती है। आप हल लगाता हुआ किसान, उसके कंठ से स्वर फूटते हैं। यहाँ कोयल गाती हुई मिलती है। यहाँ गुहेर जब गौएं चराने के लिए यहाँ पर जब हमारे गुहेर बड़ में जाते हैं तो उनकी बांसुरियों में सुर फूटते हैं। पत्ते, पेड़ के पत्ते निकाल करके बच्चे अपने मुंह से उसमें फूंक भर करके संगीत देते हैं। तो ये भूमि तो संगीत की भूमि है राव जी। अच्छा सर, एक चीज़ है कि जैसे आप मतलब आप काफ़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हैं, आपका बचपन भी ऐसे आम बच्चों की तरह ही बीता या मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़? बिल्कुल, मेरे अंदर ये रहा राव जी, मैं कभी दिखावे की दुनिया में नहीं गया, मुझे दिखावा अच्छा नहीं लगता। और बचपन में मैं नाचता भी था कोई स्कूल में। अच्छा। और गाता भी था जी। तो सौभाग्य से मुझे मेरे पिताजी ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है, अपनी संस्कृति का सम्मान कैसे करना है, अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहना है। तो ये पिताजी के संस्कार हैं। सर एक चीज़ आती है, हम जैसे आज उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है, हम संस्कृति मामले हम काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, मैं जो मानता हूँ। लोगों पता नहीं क्या बोलते हैं, हम उस पे नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हम उत्तराखंड के लोग हैं, अपने जो मूल निवासी यहाँ के हैं, जैसे मूल निवास 1950 की मांग चल रही है आपने, ठीक, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे मतलब इसको? बिल्कुल, देखो जी, मेरा ये मानना है कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड पहाड़ की परिस्थितियों देख करके तो बना था ना। जी बिल्कुल भाई। हम लोग उस समय लखनऊ हमारी राजधानी हुआ करती थी जी, और लखनऊ से हमको ये लगा कि लखनऊ से संभव होता हमारा विकास संभव नहीं है जी। हमें आप पृथक राज्य दे दीजिए। जी जी जी। तो पृथक राज्य देने का मतलब तो ये हुआ कि जो राज्य के लोग हैं, जिन्होंने पहाड़ जीवित रखे हुए हैं, जो पहाड़ों की, जिनकी वजह से हिमालय के सजग प्रहरी हैं, अवैतनिक प्रहरी हैं पहाड़ के लोग। बिल्कुल। हम पहाड़ों में रह करके न सिर्फ अपनी आजीविका चला रहे हैं हमारे लोग, बल्कि वो हिमालय की रक्षा भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिमालय के वो कोई वेतन थोड़ी ले रहे हैं वहाँ पर, अदरवाइज तो कितनी फौज खड़ी करनी पड़ती है। तो हिमालय के अवैतनिक प्रहरी हैं हम लोग।
तो ऐसी स्थिति में मूल निवास वाकई 1950 होना ही चाहिए, और भू कानून भी ठोस भू कानून बनना चाहिए जिसमें सभी लोगों का हित हो, पहाड़ का हित हो, पर्वतीय क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए ये काम होना चाहिए। और हम सब यही उम्मीद जगाए बैठे हैं गवर्नमेंट से कि कोई अच्छा सा भू कानून आए। वो कानून आए। अच्छा सर, हम बात करते हैं, हम ऑलमोस्ट 24वें साल में हैं उत्तराखंड बने हुए, तो आप ये 24 साल के जो डेवलपमेंट है, आप किसी भी क्षेत्र में आप इसको कैसे देखते हैं कि हम मतलब ठीक पोजीशन में हैं या हम बहुत पीछे हैं? हम जैसे अपने सीमावर्ती जो राज्य हमारे जैसे हिमाचल है, हिमाचल से हम बहुत कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो हम उनसे बहुत पीछे पाते हैं अपने आप को। इसका क्या कारण है? देखो जी, हिमाचल राज्य की स्थापना बहुत पहले हो गई थी जी। बेशक हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे साथ मैच करती हों, हमारे जैसे दिखती हों, लेकिन फिर भी जलवायु में भिन्नताएं हैं वहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि सेब उगाने के लिए या फलों को उगाने के लिए राज्य की नहीं, जलवायु की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो उनके पास उस तरह का है, जैसे जिनको उनके सेब बहुत होते हैं उन लोगों के, हम भी कर सकते हैं जी। और हिमालय बनिस्पत हमारे हिमाचल प्रदेश हमसे पहले निर्मित उस राज्य का निर्माण हो गया था जी। और वहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो बड़े विजनरी थे, बताते हैं कोई परमार करके थे जिन्होंने बहुत काम करा वहाँ पर। और हमारे यहाँ भी अच्छे नेता आए हैं, चल रहे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर कुछ ना कुछ अच्छा काम करके चले गए, योग दे के चले गए हैं। और अभी भी गवर्नमेंट कुछ काम अच्छे कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो काम अच्छे होते हैं उनका अप्रिसिएशन होना चाहिए। और सरकारी नौकरियां कुछ बहुत अच्छी लगी हैं आजकल, बहुत सारे बच्चों के गांव के बच्चों की नौकरियां लगी है और बहुत, ये बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी हमें बहुत दूर देखने की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसे कामों को करने की ज़रूरत है सरकार को कि जिन कामों का परिणाम बेशक 15 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, बुनियाद आज रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हो, और माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे कि ठीक है भाई 4 साल तक तो इसकी बुनियाद ही बनेगी। बिल्कुल बने ठीक, लेकिन याद तो किया जाएगा ना। हाँ बिल्कुल भाई IIM में लाने वाले को तो याद किया जाएगा ना देहरादून में, वो थोड़ी है अब। पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी लाने वाले को याद किया जाएगा, FRI लाने वाले को याद किया जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी वाले को याद किया जाता है। बिल्कुल। तो कुछ काम ऐसे भी करने होते हैं जिन कामों की बुनियाद आज पड़ जाए। शरीर और पद प्रतिष्ठा ये तो हमेशा थोड़ी रहता है। हाँ, ये तो खैर चेंज लेकिन होते विचार हमेशा जीवित रहते हैं, याद किया जाता है उन्होंने करा था। बिल्कुल। तो जैसे सर हम बात करते हैं कि जैसे हमने रीडेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट हुआ भी, काफ़ी रोड सड़कें बनी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ सारी हो भी रही हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो जैसे 4 धाम की बात करते हैं सर हम, जी 4 धाम की बात करते हैं, तो जैसे हमारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनका रीडेवलपमेंट मतलब बेसिकली केदारनाथ का बहुत अच्छे से हुआ है जी। सर एक चीज़ है वहाँ पे ना, मतलब पता नहीं आपका क्या व्यू है उसमें कि VIP प्रथा जो चलती है इन जगहों पे, उस पे आप क्या मतलब अपनी राय क्या रखेंगे? VIP देखो जी, VIP का जो चक्कर है वो ठीक नहीं होता वैसे तो मंदिरों में। मंदिर तो भगवान तो सबके लिए बराबर है ना। और यहाँ पर इस तरह का अगर है, चलो भाई अब कोई जैसे प्रधानमंत्री जी आ गए तो एक अलग बात बड़ा होदा है, उनके पास लाइन पे लगने का टाइम तो नहीं होगा। बिल्कुल। या मुख्यमंत्री चले गए, लेकिन अमूमन वो हर तीसरा आदमी जान पहचान से VIP बन करके जाए, तो उस तरह से फिर सामान्य जो दर्शक होते हैं बेचारे जो लाइन पे लगे हुए होते हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो उसमें और अच्छा पैटर्न बनना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जो सब लोग दिक्कत ना हो ना। और जैसे आप देखते हैं कि मतलब पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में जो टूरिस्ट का काफ़ी ज़्यादा मतलब आना जाना हो रहा है, ठीक है, तो और जो आगे भविष्य भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो हमारे उत्तराखंड के जो अपने लोग हैं, अपने यहाँ के जैसे हमारे जो यहाँ के खाद्य पदार्थ हैं, खाने की चीज़ें, उन पे भी थोड़ा सा वापस आ रहे हैं। जैसे एक बार तो हम खान पान बेसिकली, और एक बार तो हम कोदा झोंगरा भूल ही गए थे, दोबारा से हम वापस आ रहे हैं इसमें। तो इस पर आप क्या लोगों को बोलेंगे कि अपनी जो हमारे जो पौराणिक जो खान पान था उस पर क्या आप अपनी राय क्या? बाबा जी, खाना और अपना पहनना जी वो नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारी ड्रेस बदले तो बदले, एड्रेस बदले तो बदले, पर ड्रेस नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा जो खाना है वो पौष्टिक खाना रहा है,
आज हम बहुत जैविक अन्न से दूर होते जा रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि हम लोग हमारे जो इस बाजारवाद के युग में जी दवाई बनने से पहले बीमारी आ जाती है, बीमारी से आने से पहले दवाई बन जाती है। तो उस पे हमारे खान पान आज बहुत ही एक तरह से ऐसा फूड प्रोडक्ट हो रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कि वो जब समाचारों में दिखाया जाता है कि इंजेक्शन से लौकी बन रही है, वो उसका आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, उसका वजन बढ़ रहा है। तो ये जो कृत्रिम साग सब्जियां हैं, एक शुद्ध पानी नहीं होगा तो इससे ख़राब होगा। और हमारा जो पहाड़ का जो खाना था जी जी उस खाने में एक अलग बात हुआ करती थी। उस खाने का एक उसका जैविकपन कहो, उसका ऑर्गेनिक पन कुछ बोलो, जो कुछ बोलो उसे, वो आदमी को दीर्घायु रखता था। हमारे एक, मैं आज बल्कि आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हमारे 107 साल के आदरणीय शेरदास जी दिवंगत हो गए हैं। उधर थे वो, वहाँ के ब्रह्मखाल के रहने वाले। अच्छा ढोल सागर के प्रकांड विद्वान थे और हम उनको ताऊ जी बोलते थे। मेरे पिताजी के दोस्त थे, हमारे बड़ा जी के वो बहुत धर्म भाई थे। अच्छा। तो वो कहते थे कि बेटे इतने लंबे जीवन जीने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने बाजार की चीज़ें नहीं खानी है। अच्छा, आपने मतलब घर की, हाँ, घर की वो जिंदा दिल। तो पुराने लोग अगर 100 साल से इतने साल तक जी रहे हैं, बल्कि मैं आपके माध्यम से उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। ऐसे लोग अगर आज, जो लोग पहाड़ों में हैं, उनको आप देखते होंगे उनका बीपी नहीं है, उनको शुगर नहीं है, और डायबिटिक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ क्या है कि आदमी काम की हापा धापी में अपने आप के लिए समय नहीं है, पर पॉल्यूशन इतना है। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉल्यूशन इतना है कि जो आप अगर आप देखेंगे गाड़ियों का धूल, ये अभी ये दिवाली के दिन पटाखे कुछ इतने फटाके फटने चाहिए, कोई बात नहीं, जश्न आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभद्र रूप न ले, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है वो जश्न अभद्र रूप अगर ले ले जी जी, और वो शालीन के बजाय अशिष्ट लगने लगे, तो वो तो फिर तो वही बात हो जाती है। बाकी हमारी परंपराओं में है, हम लोग जश्न मनाएं, फुलझड़ियाँ जलाएं, रॉकेट चलाएं, आसमान की तरफ पटाखे फूटे, कोई बात नहीं, वो तो है, हमारे हिंदू धर्म में है तो हम मनाएंगे, लेकिन वो सभ्य लगे। हाँ बिल्कुल, सभ्य लगे। सभ्यता जहाँ झलक गई बिल्कुल, वहाँ तो वो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी को दिखा रहे हैं या मतलब तो सामने वाले को परेशानी हो रही, तो इसका मतलब है कि उसका तो जो पॉल्यूशन है अभी उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना। जी। सर, हम अपने उत्तराखंड के जो मिलेट की बात करते हैं, तो आज मतलब पूरा विश्व अपना रहा है उसको। हाँ जी, है ना, मतलब इसको सरकारें हमारी काम भी कर रही हैं, और वो वही मोटा अनाज जिसको किसी जमान में कोई बोलता है यार तुम क्या खा रहे हो, आज उसी को खा रहे हैं। मतलब आज ये बात होगी कि ये अमीरों का खाना हो गया। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कन्नड़ी जो गाँव में होंगे रावत जी, वो अब ह्यूं देंगे, तो ह्यूंद में कन्नड़ी मतलब काल्डी, हमारे काल्डी बोलते हैं, काल्डी या कन्नड़ी एक है ना। तो ये काल्डी को साग जब हम खान था पहली, तो वो ये गरीबी का प्रतीक माना जाता था। आज वो अमीरी का प्रतीक है, है ना, सही कह रहे हैं आप। तो हम जब अपनी चीजों का महत्व नहीं जानेंगे, दूसरा क्यों जानेगा? और जब दूसरे ने जान लिया तब हम जान रहे हैं कि भाई कोदे का महत्व क्या है, जहोरे का महत्व क्या है, दालों का महत्व क्या है। तो अब हमको लग रहा है कि हाँ, मतलब अब हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो हम अपने जैविक परिधान पे भी, हमारे जो पहनावे हैं उनको बढ़ावा दें। एक बार तो हमने बिल्कुल छोड़ ही दिया था। मतलब बीच की एक जनरेशन ऐसी है जो जिन्होंने बिल्कुल बहुत कम। नहीं साहब, हमारे यहाँ तो ये रावत जी, आप जौनपुर, जौनसार, चमोली के में जाएं, अगर आप कुमाऊं में चले जाओ उधर, तो जो अब अपनी कॉस्ट्यूम्स को नए बच्चे पहनने लग गए। हाँ सर, मैंने भी देखा, बहुत करते हैं नए बच्चे, नई लड़कियाँ। हाँ जी, कॉलेज की लड़कियाँ, कोई इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये बच्चे जब अपने कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं तो वो अच्छा लगता है। ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी दादी नानी का सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो सर मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, है ना। तो वो जैसे हम बात करते हैं कि आपकी जो ये पूरी जर्नी एक सिंगिंग की है, आपकी जागर सम्राट के रूप में रही है, तो आपकी ऐसी मतलब ऐसी प्रमुख घटनाएं क्या हैं आपकी जो आपको इसकी और खींचे, मतलब कि यार ये मैंने कर दिया, मेरे को और करना है, मतलब इस फील्ड में और अच्छा करना है, मतलब ऐसी क्या? रावत जी, जीवन में बहुत कुछ करने के लिए बाकी होता है। इस काम के लिए सिर्फ एक जीवन है बहुत पर्याप्त नहीं माना जाता, ये तो सागर है। लेकिन बस यही है कि अभी हम अपने कल्चर के लिए करते रहें, अपनी बोली भाषा, अपनी रीति रिवाज की जो हमारी परिपाटी है वो निरंतर चलती रहे। हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ अपनी बोली भाषा में थोड़ा सा भी बात कर ला, अभी भाषा पे काम करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और अपना जागर, अपने पवाड़े ये वैश्विक रूप और धारण कर लें, और हमारे परिधान, हमारे जो ड्रेस जिसको बोलते हैं, हमारा पारंपरिक, हमारे खाने, ये जिस दिन दुनिया में इनका बहुत राज हो जाएगा, लोग समझेंगे कि भाई हाँ यार, ये उत्तराखंड की मिर्जई बहुत अच्छी लगती है। उत्तराखंड की हमारी जौनसार की माताएं एक डांटू बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डांटू। हमारे यहाँ टाल के बोलते हैं उसको, सर पे डांटू बोलते हैं उसको। वो देखो कितना प्यारा लगता है। जी बिल्कुल। वो उसको पहनने के बाद माताएं ऐसी दिखती हैं जैसे कोई भगवती गंगा होगी, जैसे कोई देवी सरस्वती होगी। बिल्कुल। तो वो अब उस तरह के पहनावे और लोग पहनने लगे हैं और जगह कि यार ये अच्छा कॉस्ट्यूम है। हाँ सर, मैंने भी चमोली में एक ड्रेस होती है, वो भी सर पे बांध देते हैं। हाँ, वो हमारे गढ़वाल में टिहरी में एक ड्रेस होती है ऐसे, यहाँ से महिला यूँ पहनती है और यहाँ पर उसकी एक हल्की सी गिरा लगा देते हैं ऊपर को। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है। तो पुरुषों की होती है मगजी रंदगी में, पर वही उस पर जो मिर्जई होती थी, वो मिर्जई अब तो खैर पहनते ही नहीं लड़के, लेकिन उसका वो आगे आना चाहिए। अभी मैंने एक मास्टर को दी, तो मैंने देहरादून में 3-4 मास्टर, टेलर मास्टर ट्रेन कर दिए। अच्छा। मैंने उनको सैंपल दिया। हाँ जी। मैंने कहा सीखो यार, तभी तो सिलाएगा कोई। हाँ, तभी तो सिलाएगा जब कहीं सैंपल। अब कह लेंगे वैसा हम नहीं सिलते। मैंने एक मास्टर को बोला, मैंने कहा सिलो यार भाई, एक सिल 2 खराब करेगा तो तीसरा तो सही होगा। हाँ, कोई है ना। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हो गया। तो अब मेरे, अब देखते देखते मुझे 5-6 लोगों ने बोल दिया भाई साहब ये हमें चलाना है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे फिर चलन बढ़ेगा। हाँ तो सर, अब जैसे हम भी देखते हैं ना आजकल हमारे जैसे जौनपुर में, जौनसार में महिलाएं पूरे वो घाघरा कुर्ता और ढांडू में, कोई भी शादी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, शादी के अलावा भी कोई भी प्रोग्राम, बिल्कुल पूरे, कई बार तो किसी घर में शादी हो तो एक जैसा कुर्ता, घाघरा। अभी मैं ख्यारसी एक गाँव है जौनपुर में, खतौड़ ब्लॉक में, मैं वहाँ जा रखा था भूपेंद्र जी। हाँ क्या गजब, वहाँ सभी माताएं बहनें अपनी मायके जा रखी थी। अपने इष्ट देवता को उन्होंने एक चांदी का ढोल अर्पित करा, ऋषिकेश देवता है वहाँ पे, और उन बहनों ने सब ने एक जैसे कॉस्ट्यूम्स, जैसे आप बोल रहे हैं, जी। एक जैसे उनके वो टालखी जो डांटू होता है वो थे, अंगिया, और उनके जो सारे वस्त्र एक जैसे थे, और वो अद्भुत एक कॉस्ट्यूम्स ये हमको दिखा रही थी कि हम अपने सांस्कृतिक रूप से कितने समृद्ध हैं। सर जब वो तांदीर लगता है तो तांदीर नृत्य उनका बहुत अच्छा, मतलब अपने आप में ऐसा लगता है कि जैसे आज कुछ यहाँ पे मतलब देवी देवताओं को वास हो रहा होगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल है ना। और उसके साथ जो हमारी जो ढोल सागर है, जब वो तान पे तान मिलाते हाँ हैं तो आनंद आता है, आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मतलब अंदर से वो अलग ही फीलिंग होती है अपनी संस्कृति के लिए, है ना। बहुत आनंद आता है। और ये सर इनका श्रेय कुछ आप लोगों को भी जाता है, जो आप हम लोग भी कर रहे हैं काम रावत जी। हम लोगों का ये है कि चलो अपने गाने बजाने में सब जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, गाने का प्रभाव थोड़ा सा तुरंत होता है, आदमी सुनते हैं, सुरों के माध्यम से कही हुई बात बहुत जल्दी अवचेतन में जाती है, लोग एक्सेप्ट करते हैं। और आज तो पढ़ा लिखा समाज हो गया है, लड़के बच्चे पढ़ लिख गए सारे, लेकिन इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो पारंपरिक मेले हैं, पारंपरिक त्यौहार हैं, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। आप इगास को बहुत अच्छी मनाओ, इगास बहुत अच्छी मनाई जानी चाहिए। दिवाली अपनी पहाड़ी ढंग से मनाई जानी चाहिए। होली का प्रचलन हमारे गांव में बहुत कम था पहले, लेकिन अब क्योंकि ये सूचना क्रांति आ गई है, अब ये आदान प्रदान का युग है, अब बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इनमें बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत है। अपने तरीक़ों से करो आप, जो हमारे पारंपरिक तरीके होते थे।
दिवाली में मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने गाय की पूजा कर गाय का पिंडा बना रहा है वो कोई अजवान करके। हाँ जी। और वो गाय पिंडा दे रहा है, अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, गौ की पूजा कर रहा है। ऐसे होता था हमारे यहाँ जमदियो, हाँ, धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन बिल्कुल। और अब वो पूरा धनतेरस ठीक है, एक त्यौहार है। बाजारवाद में हम अपनी परंपराओं को नहीं भूले, बिल्कुल। मतलब हमें बाजार ठीक है, बाजार तो अपना काम करेगा, जी जी कोई बात नहीं है। लेकिन धनतेरस ये नई बात हो गई है, हो सकता है शास्त्रों में लिखी शास्त्र सम्मत बात है ये भी, लेकिन अपने जो परंपराएं हमारी है वो भी तो देखभाल के किसी ने बनाई होंगी। बिल्कुल बनाई होंगी, बिल्कुल। और उनको मतलब हमारा वो कर्तव्य भी बनता है कि हम उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करें और आगे बढ़ाएं उन चीज़ों को। तो सर मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपको, हम एंड करते हैं। एक फाइनल कमेंट जो हमारे आपको जो युवा लोग आपको देखते हैं सुनते हैं, और एक चीज़ है सर, आजकल लोग नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, युवा पीढ़ी हमारी, उनके लिए लास्ट एक कमेंट आप क्या कर बोलेंगे उनको, क्योंकि उनके माँ बाप घर में उनका इंतजार करते हैं, वो भी कई नालियों में पड़े रहते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, उनके लिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा नौजवान भाइयों बहनों कि बिल्कुल नशा बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। नशा असुर होता है, नशा राक्षस होता है, नशा जीवन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने नहीं करा तो वो आपकी पढ़ाई और लालन पालन करने के लिए एक सक्षम है। इसलिए नशा को बिल्कुल नहीं छुएं, नशा मुक्त जीवन बनाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपनी इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करें, गुरुजनों का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें और नशे की लत से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। अपने से बड़ों की सलाह मानें, गलत संगत ना करें। और बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा रावत जी की अभी आजकल मेरा एक नया गाना आया है, जी जी हाँ, मैं उसकी कुछ लाइनें सुना देता हूँ हाँ, बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, उसको आप जरूर सुने, कि अपनी लोक संस्कृति पे रहे। हा 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 तो महाराज देख दो एक डंडिया मैलपुर छजवा दी छन किम साड़ी हाट मां, हर सरली को योला सर डोला किम साड़ी हाट मां पहुंच गे रे। चल मेरी सारूली किम साड़ी हाटी माँ, किम साड़ी हाटी माँ, ब्यो ब्यो आई ले जोलू डोला ढस के ले जोलू किम साड़ी हाटी माँ, किम साड़ी हाटी माँ, डाय कोला ना तूली परैली जोलू किम साड़ी हाटी माँ, किम साड़ी हाटी माँ। और तुम्हारा किम साड़ी हाट माँ सरली कुमेण को ओला सार डोला पहुंच गए, चांदी की पठारी चमकण लेगी ना, दमकण लेगी ना, चांदी की पठारी चमकण लेगी ना, चमकण लेगी ना, सोन की डांडियाली दमकण लेगी ना। भाई बहनों, आप सब लोग अपना जीवन थे धन्य बनावा और अपनी संस्कृति थे अपनावा, अपना लोक जीवन थे अपनावा, अपने माँ बापों की कद्र करना सीखें, गुरुजनों की कद्र करना सीखें। शराब और मांसाहार बिल्कुल नहीं। शराब जीवन को अनावश्यक गर्त में ले जाती है और मांसाहार जिस चीज़ का हम स्वाद ले रहे होते हैं उस स्वाद के पीछे, उस स्वाद के लिए मनुष्य ने कहीं न कहीं किसी के हंसते के खेलते जीवन को मारा है। उस इमोशन का ख्याल रखिए और मांसाहार त्यागिए, नशा मुक्त जीवन बनाइए। और ये देवभूमि है, यहाँ वही पनपा है जिसके अंदर सत्व गुण अधिक रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी, आपने इतना शानदार इंटरव्यू लिया, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिलाया। और सभी बुरांस के चैनल के श्रोताओं को मैं पुनः प्रणाम करना चाहूँगा। आप ज़रूर बुरांस में अच्छी अच्छी जानकारियाँ सुने और आपको उपयोगी जानकारियाँ मिलेंगी। लोक संस्कृति पर बातचीत मिलेगी, पर्यावरण पर बातचीत मिलेगी, संस्कृति पर बातचीत मिलेगी और स्वास्थ्य पर बातचीत मिलेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस खूबसूरत संदेश के साथ हम अपना जो आज का ये इंटरव्यू है यहीं पे समाप्त करते हैं।
आई होप आप लोगों को ये हमारा आज की जो बातचीत है बहुत अच्छी लगी, और मैं आप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने हमको समय दिया। तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।